इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था बेटा कि जो लेज़र है उस लेज़र का सर जो बैलेंस होता था वो या तो बाई बैलेंस सी डी, रिमेनिंग बैलेंस जो होता था वो इक्वल करने के बाद या तो बाई बैलेंस सी डी आता था या आपका जो बैलेंस बचता था वो टू बैलेंस सी डी आता था। ठीक है, इसमें हम ये नोटिस करते थे कि जिसका अकाउंट हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो असेट्स है या लाइबिलिटी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो बैलेंस एक्सपेंस है या इनकम। तो जब आपने को क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स दे दिए जाते हैं तो सबसे पहले आप जर्नल बनाते हो, जर्नल से उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हो, उनको पोस्ट करते हो। पोस्ट करने के बाद आप सभी लेज़र को क्या करते हो, दोनों साइड इक्वल लगाते हो। ये दोनों साइड क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो। बैलेंसिंग करते समय क्या होता है कि कभी कभी बेटा डेबिट का टोटल क्रेडिट से नहीं मैच करता है, तो अगर डेबिट ज़्यादा है तो हम बाई बैलेंस सी डी लगाते हैं, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो टू बैलेंस सी डी लगाती है। तो आपने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम लेज़र को बैलेंसिंग करते हैं। बेटा ये तब पॉसिबल है जब आपको लेज़र का बैलेंस दिया हो, तब तो आप बैलेंसिंग करके बचे हुए बैलेंस सीडी और बीडी को आप ट्रायल बैलेंस में तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो इजी वे है कि सर अगर बाई बैलेंस सीडी होगा तो वो डेबिट साइड में रखा जाएगा, अगर टू बैलेंस सीडी होगा तो क्रेडिट साइड में रखा जाएगा। आज हम डायरेक्ट सीखेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में बेटा सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम उसको किस तरीके से जो है उसको किस तरीके से बेटा हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे कि किस तरीके से वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, मतलब हमें याद होना चाहिए कि कौन से आइटम को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रखा जाता है और कौन से आइटम को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट से साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एकदम सिंपल तरीका ये है कि बेटा असेट्स की पहचान सबको होनी चाहिए। हाउ मेनी असेट्स कैन बी पॉसिबल इन अकाउंटेंसी, देयर में भी कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो ये सारे असेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ के तौर पे आपको बताया गया होगा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ये सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ में जब भी इस तरीके से आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ का कोई भी बैलेंस इंफॉर्मेशन में मिलता है कि चलो ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, चेक दैट ट्रायल बैलेंस आर इक्वल और नॉट। तो अगर अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अब बेटा सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो गारंटी उसमें से वो चार ही आइटम को टैली करेंगे, या तो वो असेट्स होगा फर्स्ट, या तो वो लाइबिलिटी होगी, और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो एक्सपेंस होगा, और बहुत हद होगी तो वो इनकम होगा। ठीक है, तो चार के अलावा आपको कभी भी पांचवा नहीं मिलने वाला है, ये दिमाग में रखिएगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस और इनकम। तो इन चारों में से अगर जो आइटम मिलता है तो उसको हम सीधे सीधे ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्ट करेंगे, वेयर देयर इज नो लेजर इज गिवन, देयर आर ओनली इन्फॉर्मेशन इज गिवन, दैट में बी मशीनरी का 2000, दैट में बी क्रेडिटर का 2000। तो वो इन्फॉर्मेशन जो बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में वो सीधे ट्रायल बैलेंस में किधर रखेंगे हम। ठीक है, तो आज के बाद आपको भूलेगा नहीं बेटा, अगर वो असेट्स होगा उसको ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड रखना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, असेट्स विल ऑलवेज बी डेबिट एंड दैट विल बी पुट डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो ये डेबिट में रखा जाएगा। लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्रेडिट, ये अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए है। असेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती है। वैसे ही एक्सपेंस में, एक्सपेंस आपके डेबिट में रखे जाएंगे, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, देयर वेरियस एक्सपेंसेस कैन बी पॉसिबल इन योर अकाउंट। तो वो सारे एक्सपेंस जो होंगे बेटा वो आपको असेट्स में रखना है। इनकम के फेवर के बाद में बात करेंगे तो वहाँ जहाँ पे रिसीविंग लगी हुई, जैसे कमीशन को रिसीव किया, रेंट को रिसीव किया एंड अदर मिसकेलेनियस रिसीव्ड, ठीक है, जिस भी हेड में होगा वो, तो अगर रिसिप्ट की बात आएगी या इनकम की बात आएगी तो वो क्रेडिट साइड में रखा जाएगा। अगर हम इसको एक साथ कंबाइन कर दें तो कह सकते हैं कि सर असेट्स और एक्सपेंस या लॉस इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रखा जाता है, लाइबिलिटीज, इनकम या गेन अगर ये मिलता है तो इसको हम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये इतना अप्रोच याद है कि किस तरीके से हमें पोस्टिंग करनी है, किस तरीके से हमें गिवन बैलेंस को, गिवन आइटम को उठा करके ट्रायल बैलेंस में रखना है, तो बहुत ईजी वे है। रीड दैट आइटम दैट इज एंड फाइंड आउट दैट इज असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम एंड अप्लाई द रूल जो बताया गया आपको, वो रूल आप अप्लाई करेंगे। अगर असेट्स है तो डेबिट में रखा जाएगा, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट में रखा जाएगा। अब असेट्स लाइबिलिटी दोनों नहीं है तो वो फिर एक्सपेंस या लॉस होगा, इनकम या गेन होगा। उसके बाद आप रूल लगाएंगे, अगर एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट में, इनकम गेन है तो क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। तो वो कल के लास्ट के वीडियो में बताया गया बेटा। अब चलिए इसी के बेस पे क्या ये सही है, किस तरीके से कितना ये एप्लीकेबल होगा, उसके लिए इसको देखते हैं क्वेश्चन करके। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ सौ केशव चंद गोपाल as at 31st March 2018. So with the help of following information that is given in your question, you have to make a trial balance, ठीक है, and to check the arithmetical accuracy where the total debit and total credit are equal or not.
तो नेम ऑफ अकाउंट, इधर नेम ऑफ अकाउंट। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इसको हम क्या करें, यहीं पे टैली कर दें, ये दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन। अब ये एक साइड रखा जा सकता था, लेकिन चूंकि इधर इन्फॉर्मेशन फुल हो चुका था तो हमने इधर रख दिया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर, नेम ऑफ अकाउंट, व्हाट अकाउंट इट यू कैन सी। तो दुनिया भर के अकाउंट इधर रखे गए हैं, कुछ अकाउंट इधर रखे गए हैं। आउट ऑफ दिस अकाउंट यू हैव टू आइडेंटिफाई द आइटम कि वो किस नेचर का आइटम है, एंड दैट विल बी ट्रांसफर इन द ट्रायल बैलेंस टू मेक द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन टेल मी अबाउट द ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक कहीं भी मिल जाए आपको तो सबके दिमाग में आता है कि सर वो असेट्स, स्टॉक जो होता है वो असेट्स होता है। और अभी हम आपको रूल बता करके आ रहे हैं कि असेट्स कहीं भी मिलेगा वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा। तो खुशी की बात है कि आपको पहला आइटम पहचान में आ गया है, असेट्स है, उसको डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। पुट द वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक, व्हाट अमाउंट, दैट इज 20,000, सो पुट इन द डेबिट साइड 20,000 फर्स्ट। सेकंड की बात करिए बेटा, परचेजेस। परचेजेस इज आल्सो योर असेट्स व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज योर गुड्स। तो जब आप गुड्स को परचेज करके लाते हैं तो वो सारे आइटम जो होते हैं, जो स्टॉक होता है वो भी आपका असेट्स है। तो परचेज हमेशा डेबिट रखा जाएगा। रखिए परचेज डेबिट, परचेज 85,000 आई थिंक, 85,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। अब अगर परचेज डेबिट में रखें तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि नेचर ही उल्टा हो गया। अभी परचेज करके लाए तो वो असेट्स था, डेबिट हो गया, अभी वापस कर देंगे तो क्रेडिट में रखा जाएगा। तो परचेज रिटर्न आप रखेंगे 5,000 क्रेडिट साइड में, परचेज रिटर्न। अच्छा बेटा, परचेज रिटर्न का और दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। अगर ये मिलेगा तो इसको भी आप जो है क्रेडिट में ही रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड दैट वॉज 5,000, ओनली 5,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स व्हेन यू सोल्ड योर गुड्स, दैट इज योर इनकम, तो सेल्स आप क्रेडिट में रखिए 1,60,000 सेल्स। अब परचेज डेबिट होता है तो वैसे भी समझ जाना चाहिए कि सर अगर परचेज डेबिट है तो सेल उसका अपोजिट होता है, वो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। सेल्स रिटर्न, अब अगर सेल्स आपका क्रेडिट में रखा गया तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, हाउ मच अमाउंट? 6,200, तो 6,200 ध्यान से रखेंगे बेटा, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल भी आना चाहिए। रेंट 1,200, सैलरी 5,700। रेंट एंड सैलरी बोथ आर एक्सपेंसेस एंड बोथ विल बी पुट इन द डेबिट साइड, तो रेंट एंड सैलरी। अब यहाँ पे बेटा अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपने ऊपर क्या लिखा है, हेड का नाम, नेम ऑफ अकाउंट, तो सीधे सैलरी अकाउंट वो अपने आप ले लिया। रेंट और सैलरी, रेंट का 1,200 एंड सैलरी का 5,700, सो रेंट 1,200, सैलरी 5,700, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट, यू नो स्टूडेंट व्हाट अबाउट द एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट मीन्स जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने, प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने अवेयर करने के लिए आप जो एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, विज्ञापन के खर्चे होते हैं। चूंकि एक्सपेंसेस है तो ये भी डेबिट में ही रखे जाएंगे, तो 880 रुपये इसको भी रखिए। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट दैट इज 880। इसके बाद बेटा कमीशन रिसीव्ड। अब चूंकि रिसीविंग आ गई है तो इनकम हो गया सर। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, हाउ मच? इट वाज 1440, 1440 रिसीव्ड है ना बेटा, इसलिए हमने इनकम में रखा है। ध्यान से देखिए, डिस्काउंट के सामने क्रेडिट लिखा है। अब जब क्रेडिट लिख दिया तो वहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट इट वाज 710, तो 710, 710 रुपये। इसके बाद बेटा फर्नीचर 6,000। अब बताओ फर्नीचर क्या होता है? सर हमें तो पता है, तो खुशी की बात है। फर्नीचर हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट्स को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? डेबिट में रखते हैं। अच्छी बात, अगर आप जानते हैं तो फर्नीचर को रख दीजिए डेबिट साइड में, ठीक है, वेरी गुड एफर्ट बेटा। इसके बाद मशीनरी 62,000, मशीनरी भी आपका असेट्स है, डेटर भी आपका असेट्स है। तो जब इतना जानते हो तो रखते जाइए मशीनरी। यहाँ पे कोई अलग से रूल थोड़ी, हमने बता दिया असेट्स डेबिट होंगे तो डेबिट होंगे, बात खत्म। मशीनरी, डेटर, मशीनरी था आपका 62,000 एंड डेटर 36,000, तो ये 62,000, डेटर 36,000, वेरी गुड।
इसके बाद है क्रेडिटर, अब ये तो खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका। अब हम बात करेंगे यहाँ से, सबसे पहले हमें मिल रहा है क्रेडिटर। व्हाट इज क्रेडिटर? असेट्स लायबिलिटी। सर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है तो रखेंगे बेटा इसको लायबिलिटी की तरीके से, यहाँ रखेंगे क्रेडिटर। और सर ने बताया है कि लायबिलिटी को रखना क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में 12,750 रुपये ये। इसके बाद बेटा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल योर लायबिलिटी एंड बिल्स रिसीवेबल योर असेट्स। तो यहाँ पे दोनों गिवन है, दोनों एक साथ उठा लेते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आपका असेट्स है और बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी, दोनों एक साथ रख ही देते हैं यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। रिसीवेबल 4,600 है और पेबल आपका 2,500 है। तो बिल्स रिसीवेबल ये असेट्स है, तो यहाँ चला गया, लायबिलिटी ये है तो इसको यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम बात करते हैं सर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब आपके पास कैश कितना है? 11,220। अब कैश से बड़ा असेट्स तो आप नहीं पहचान पाएंगे मुझे लगता है, कैश तो तुरंत जान जाएंगे सर कैश हमारा असेट्स होता है। तो कैश इन हैंड रख दीजिए। अमाउंट कितना था बेटा? 11,220, 11,220 रुपये। ये उसी कॉलम का टच है, उसी कॉलम के नीचे को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए हम अगर कहें तो आप बस थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट लिख देते कि ये वहीं से आया है। ठीक है, ये बैलेंस पिछले साल का, पिछले पेज का है। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हमारे पास है सर कैश इन हैंड, तो हमने रख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने स्टूडेंट जानते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में? बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा ये आपकी लायबिलिटी होती है। अगर खाली बैंक गिवन होगा तब तो असेट्स है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि अगर कोई अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लेता है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये हो लेकिन उसने 15,000 निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो 5,000 बैंक उसको माइनस में कर देता है। वैसे ये सभी अकाउंट पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस अकाउंट की रेपुटेशन अच्छी होती है, जो अकाउंट अच्छा होता है, जो कई दिनों से चल रहा हो, जिस पर करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो बैंक वहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल करता है कि भैया आपके अकाउंट में जितना है इससे ज़्यादा भी अगर आपको कभी जरूरत पड़ गई देन यू कैन विड्रॉ। तो दैट्स वाई बिजनेस ने 10,000 का ओवरड्राफ्ट लिया है, तो भाई बाद में तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इसको जो है लायबिलिटी ट्रीट गई, और लायबिलिटी हुई तो वो क्रेडिट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 यहाँ पे रख देते हैं। एक एक पॉइंट को समझ करके रखेंगे बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 लायबिलिटी, सिर्फ बैंक लिखा होता तो असेट्स होता। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं ये बात। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब ये बताओ बेटा, जब तुमने 10,000 रुपये का बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो बैंक वाले ने कहा दे दो, लेकिन हो सकता है कि महीने तुमने ना दिया हो, तो बैंक वाले ने इस पर क्या चार्ज कर दिया? इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, जिसको आप कहते हैं ब्याज लग गया। कितना लग गया? 1,800 रुपये। तो जो 1,800 आपने इंटरेस्ट दिया दैट इज योर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस विल बी डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इट वॉज 1,800। तो चूंकि ये एक्सपेंस है तो इसको हम डेबिट में रखने में कोई संकोच नहीं है। कैपिटल इज योर लायबिलिटी, ये बहुत पहले से जानते हैं सर, कैपिटल लायबिलिटी के फेवर में रहता है। तो 50,000 ये आप कैपिटल रखेंगे क्रेडिट में। कैपिटल 50,000, ठीक है, गुड। इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद है हमारा ड्राइंग। अब कैपिटल मालिक का पैसा है तो वो 50,000 उसको तो आपने क्रेडिट में रख दिया है, लेकिन ड्राइंग जो होता है वो मालिक ने निकाला। अब दोनों टर्म सपोजिट है, भैया कैपिटल दिया तो हमने आपको लायबिलिटी में रखा, लेकिन ड्राइंग आपने लिया है तो यह असेट्स हो जाएगा। इसको आप रखेंगे असेट साइड, मतलब डेबिट साइड में 7,800 के नाम से 7,800 ड्राइंग। और वैसे भी जो स्टूडेंट थोड़ा सा चालाक होगा वो जान जाएगा कि भाई जब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो ड्राइंग उसका उल्टा होता ही है, तो वैसे भी डेबिट हो जाएगा। इसके बाद है बेटा जीएसटी आ गई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैं जीएसटी वाले चैप्टर में बहुत भली भांति पढ़ाया हूँ कि जब जीएसटी आप पे करते हो तो वो आपके लिए असेट्स है, और जब जीएसटी आप रिसीव करते हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। जब हम पे करते हैं तो पे करने की वजह से हमारा सामान बिकता है, हम सामान लेकर के आते हैं, हमें फ़ायदा होता है, तो वो हमारे लिए असेट्स है। और जब हम रिसीव करते हैं तो चूंकि इसका डिफरेंस हमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करना होता है, उसके खजाने में जमा करना होता है, तो ये हमारी लायबिलिटी मानी जाती है आउटपुट वाली। तो जो असेट्स है उसको असेट्स में, जो लायबिलिटी उसको लायबिलिटी में, मतलब जो असेट्स उसको डेबिट में, जो लायबिलिटी उसको क्रेडिट में रखेंगे। पहले नाम तो लिख लें, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट यस जीएसटी, इनपुट सॉरी, इसके बाद आउटपुट आ गया, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट यस जीएसटी। अब अमाउंट देख लो बेटा एक बार, 5,500 वो है और 8,800 ये है, तो 5,000 इनपुट वाला, 5,000
5000, 8000 एंड 8000। अब कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, सारे ट्रीटमेंट आपके हो चुके हैं। सर हमारे सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा, अगर आपने सही तरीके से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया है, मतलब जो डेबिट में जाना चाहिए था वो डेबिट में डाला है, जो क्रेडिट में जाना चाहिए था वो क्रेडिट में डाला है, तो गारंटी कि आपका जो ये ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कैलकुलेटर उठाइए, मोबाइल उठाइए या हाथ से ही लिख करके इसको जोड़ डालिए। जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है बेटा, डेफिनेटली ये अमाउंट इक्वल आएगा। और इक्वल करके देख लीजिएगा, 2,58,400, 258,400 दोनों तरफ इतना ही बैलेंस आएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपने सही तरीके से पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, कहीं पे कुछ ना कुछ एरर रह गया है। बात समझाई बेटा? तो अगर आपने सही तरीके से पोस्ट किया है, असेट्स को डेबिट में रखा है, लाइबिलिटी को क्रेडिट में रखा है, एक्सपेंस को डेबिट में रखा है, इनकम को क्रेडिट में रखा है, तो आपके लिए जो है ट्रायल बैलेंस फटाक से जो है वो बोथ साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी चांस आएगा कि आपने सब कुछ सही किया हो फिर भी इक्वल ना हो, तो उसके लिए आप आगे के वीडियो में देखेंगे, वो एक्साइटेड रहिएगा उस वीडियो के लिए बेटा। वहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे कि चलो ठीक है भाई, अब हमने तो हद तक सारी कोशिश कर डाली, इसके बाद भी हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? क्या सर उसके लिए कोई और व्यवस्था नहीं है? तो व्यवस्था है बेटा, उसको समझाया जाएगा। लेकिन आपकी गलती नहीं हो तब व्यवस्था है। अब पता चले आप पहले से गलती करके बैठे हो, कैपिटल को डेबिट में रख दिया, ड्राइंग को क्रेडिट में रख दिया, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है बेटा, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। आप थोड़ा सा होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क के तौर पे बेटा ये इस तरीके से 2 MCQ आप कर लीजिएगा। ये सेम हमने टॉपिक पे बेस्ड किया, तो फटाक से जो है, अब देखिए ये लिखा है 1 अप्रैल का स्टॉक, 1 अप्रैल मतलब वही ओपनिंग स्टॉक, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इतना कर लीजिएगा। मुझे लगता है कोई डाउट की बात नहीं है, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।